पंजाब की दुखती रग को मत झेलो, क्योंकि पंजाब ने जो संताप झेला है उसे सतलुज या पंजाब 95 जैसी कुछ फिल्में बयां नहीं कर सकती। पंजाब के जख्म बहुत गहरे हैं, इतने गहरे कि वक्त की धूल भी इन्हें ढक नहीं पाई। वो पंजाब अपनी शान वापस चाहता है। पंजाब को रंगला पंजाब, गिद्दा, भांगड़ा ये सब चाहता है। वो लोगों का छीन गया है, कल्चर ही खत्म हो गया है। आजकल हर कोई बुद्धिजीवी बनकर पंजाब की त्रासदी पर अपनी कहानियां सुना रहा है, लेकिन जो सच है वो किंवदंतियों के पीछे छिपा है। फोर्थ पॉइंट के मंच पर हम इतिहास की उन परतों से पर्दा उठाएंगे जिसे किसी ने सुना या सुनाया नहीं, बल्कि हमारे चीफ एडिटर दीपक मैनी और उनके साथियों ने अपनी आंखों से देखा है। इतना ही नहीं, बल्कि उसे अपनी जिंदगी में जिया, महसूस किया और उसके दर्द को अपने तन मन पर सहा। नमस्कार, मेरा नाम है आयुषी गौड़ और आपका स्वागत है फोर्थ पॉइंट के इस बेहद खास पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ मौजूद हैं फोर्थ पॉइंट न्यूज के मुख्य संपादक, वरिष्ठ पत्रकार और उस दौर के चश्मदीद गवाह श्री दीपक मैनी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार आयुषी, आपने बहुत ही पंजाब की दुखती हुई रग को छेड़ा है और मुझे इस पे बात करने के लिए 30 साल 35 साल पीछे जाना पड़ेगा। पंजाब की दुखती रग जो है, आज पंजाब 95 जो कि सतलुज के नाम से रिलीज़ हुई है, उस पर भी बात करेंगे और उस दौर की बात भी करेंगे कि उस समय की पुलिस, उस समय का प्रशासन किस तरीके से जनता पे व्यवहार करता था। सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि उस दौर को, पंजाब के उस दौर को काला दौर कहते थे। आखिरकार ऐसी क्या घटनाएं हुई, क्या वहां पर ऐसी बातें सामने आई कि उस दौर को ही काला दौर कह दिया गया? आयुषी, इसके लिए हमें बहुत पीछे जाना पड़ेगा, लगभग 35 साल पीछे। काला दौर पंजाब का शुरू हो गया था 1979 में, जब पंजाब किसी के मालिक की हत्या की गई आतंकवादियों द्वारा। तो उस दिन से ही ये काला दौर शुरू हो गया था। निरंकारी बाबा की हत्या हुई थी, उसके बाद पंजाब किसी के लाला जगत नारायण की हत्या हुई, तब वो काला दौर शुरू हो गया था। शुरू में तो लोगों को लगा कि शायद छोटी बात है, कुछ दिन में ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ये बात आगे बढ़ते बढ़ते लगभग 99 तक ये दौर चला। 1970 से 99 तक लगभग 12 साल लोगों ने बिल्कुल चैन की नींद सो के नहीं देखा। होता क्या था सर उस दौरान? ऐसी क्या घटनाएं घटित होती थी, या लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया जा सकता था? कितना क्या कुछ झेला है उस टाइम के लोगों ने? उस समय के लोगों ने, जिसको हम काला दौर अभी आप बात कर रहे थे, ये होता था कि कोई भी आदमी आ रहा है, जा रहा है, उसका कोई कसूर है या नहीं, कोई भी गली से निकलता था, चद्दर उड़े हुए उठा करके गोली मार जाता था। गोली मार दी बिना वजह, उसका कोई कसूर नहीं है। बस में जा रहा है तो बस में से उतार के लाइन लगा के हिंदुओं को लाइन में लगा के गोलियां मार दी थी। एक साथ AK-47 का ब्रस्ट चलता था। इसकी वजह तो बहुत बाद लोगों को समझ में आई कि क्या वजह थी। तो क्या सर सिर्फ हिंदुओं को निशाना बनाया जाता था? मैं ये नहीं कह सकता कि सिर्फ हिंदुओं को निशाना बनाया जाता था, क्योंकि गोली के ऊपर किसी का नाम नहीं लिखा जाता। गोली जब चलती है तो ये नहीं देखती कि सामने हिंदू है या सिख है। भीड़ में वो लोग आते थे चद्दर ओढ़े हुए और गोलियों का ब्रश चला के चले जाते थे। उसमें कितने मरे हैं, कितने जिंदा रह गए हैं, वो अगले दिन अखबारों से पता चलता था। सर, ऑफ रोल आपने मुझे बताया था कि कोई SSP है जिनके घर पर भांगड़ा करते थे KPS गिल। सर, वो क्या व्याख्या था, वो क्या मतलब वाक्य था? मैं भाई नेम बताऊंगा। हरदीप सिंह ढिल्लो SSP थे उस समय काले दौर में, और DGP थे KPS गिल। और KPS गिल DGP, SSP हरदीप सिंह ढिल्लो SSP, सो कॉल्ड SSP, वो SSP थे नहीं, हवलदार से SSP बने थे। उनका नाम था अजीत सिंह संधू। और ये दोनों प्यादे थे इसके DGP गिल के।
और डीजीपी गिल जब बहुत बड़ी कोई घटना किसी मतलब अपने आप में जो ये बोलते थे कि आतंकवादियों को मार दिया, तो उस समय शाम को अमृतसर में जब भी होते थे उनके घर पे पार्टी होती थी और ढोल मंगाया जाता था और ढोल की थाप पे दोनों नाचते थे। ये उनका दोनों का मिली भगत चलती थी। मिली भगत कह लो, एक मतलब ये पुलिस का पूरा गैंग बना हुआ था जिसको मतलब रक्षा के लिए कह सकते हैं कि उस समय के मुख्यमंत्री बेअंत सिंह थे। बेअंत सिंह ने इतनी पावर दे रखी थी या ऊपर सेंटर से भी इनको इतनी पावर थी कि किसी को भी कभी भी उठा के ले जाते थे कहीं से भी। उस टाइम पर पंजाब में मतलब माहौल बिल्कुल अशांत हो रखा था, जैसा कि आप बता रहे हैं मुझे। तो सर एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगी बहुत पर्सनली, तो लोग घर से बाहर कैसे निकल सकते थे जब आप बता रहे हैं कि पुलिस और आतंकियों में कोई फर्क ही नहीं था उस टाइम पर? कोई फर्क नहीं था, क्योंकि आतंकी भी पुलिस की वर्दी पहन के आ जाते थे। आदमी की पहचान करना, वो भी नाके लगाते थे जी। वो भी जगह जगह पे नाके लगाते थे। और कौन सा नाका आतंकवादियों का है, कौन सा पुलिस का, ये आम आदमी की पहचान में नहीं आता था। वो तो तब पता चलता था जब अगले दिन मतलब पुलिस की वर्दी में लोगों को मार दिया जाता था। तो उसमें पहचान करना बड़ा ही मुश्किल था उस समय कि कौन पहचाने कि ये असली पुलिस है या आतंकवादी है। और उस टाइम पर सर एक जिक्र आपने किया था इससे पहले कि केपीएस गिल ने बॉलीवुड की 2 बड़ी हस्तियों को जबरन नचवाया था। वो कौन थे सर? कौन सी बड़ी हस्तियां थी ऐसी? ये अब सारी चीज़ें मिक्स होएंगी इसमें। ये जो बॉलीवुड की अभिनेत्री का किस्सा है कि अमृतसर में जब ये आतंकवाद थोड़ा सा कम होना शुरू हुआ तो एक वहाँ के लोकल आदमी ने एक स्टार नाइट का प्रबंध किया। चूँकि केपीएस गिल के बारे में बहुत सारा प्रेस में भी बोला गया है, बहुत सारी जगह लिखा भी गया है, अखबारों में भी छपा है, क्योंकि वो बहुत ही अयाश किस्म का आदमी था। और इन दोनों ने मिलके इतनी मतलब अयाशी की है जिसको जो शब्दों के अंदर बयान नहीं की जा सकती। जो बॉलीवुड की अभिनेत्री की बात करता हूँ तो अमृतसर में एक स्टार नाइट चली थी। उस स्टार नाइट में अक्षय कुमार, जयप्रदा और बहुत अन्य हीरो हीरोइन आए थे। पूरा प्रोग्राम खत्म हो गया, मैं उस प्रोग्राम में शामिल था, मेरी आंखों देखी बात है। आप खुद शामिल थे? मैं शामिल था उस प्रोग्राम में, क्योंकि अमृतसर में बहुत देर बाद कोई ऐसा प्रोग्राम हो रहा था तो बहुत भीड़ थी। प्रोग्राम खत्म होने के बाद हरदीप सिंह ढिल्लों उनको पैक पे पैक पिलाए जा रहे थे गिल साहब को। मैं साहब कह रहा हूँ लेकिन साहब वाली उनकी वो है नहीं कोई बात, लेकिन मुंह से निकल गया है साहब। तो गिल को वो दारू पिला रहे थे और बाद में वो इतना नशे में हो गया कि उसको अपनी होश नहीं रही। तो उन्होंने गाना बजाना जब बंद हो गया तो उन्होंने बोला कि मुझे चुन चुन चू गाना सुनना है। अब उस ज़माने में ना मोबाइल होते थे ना ऐसा इंटरनेट होता था कि गाना निकालो और सुना दो। तो उन्होंने बोला कि हमें नहीं गाना नहीं आता, हमें ये वाला गाना नहीं आता, पुराने दौर का गाना है, हम कैसे सुनाएं। तो AK-47 लेके वो सब अक्षय कुमार और जयप्रदा के पीछे खड़े हो गए, उसके गनमैन। तो उन्होंने बोला कि हमें गाना सुने बिना जाने नहीं देना नीचे तुम लोगों को। ये सब आपने अपनी आंखों से देखा हुआ है, ये किसी से सुना सुनाया किस्सा नहीं है। तो जब उन्होंने गन पॉइंट के ऊपर बड़ी ज़बरदस्ती वो गाना सुनाया, काफ़ी लोग जा चुके थे, काफ़ी लोग थोड़े बहुत लोग रह गए थे उस समय वहाँ पे। तो ये गाना उनको ज़बरदस्ती सुनाना पड़ा, क्योंकि वो गानों का भी बहुत शौकीन था, दारू का भी बहुत शौकीन था और औरतों का भी बहुत ज़्यादा शौकीन था। ये उसकी चर्चा हर जगह है और चर्चा ही नहीं है, ये सच्चाई भी है। तो सर जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि उस दौर में केपीएस गिल ने एकदम आतंक मचाया हुआ था, तो क्या उनके ऊपर कोई नहीं था? उनको कोई बोलने वाला, कोई कार्रवाई करने वाला इंसान, क्या कुछ ऐसा नहीं था? कार्रवाई करने के लिए वही लोग थे। कार्रवाई करने के लिए सीएम से ऊपर कौन होता है स्टेट का, तो सीएम ने उनको फुल पावर दे रखी थी और उस फुल पावर का वो अपना पूरा मजा लेते थे। आतंकवाद मिटाने के नाम पे उन्होंने कितने लोगों के घरों के चिराग मिटाए हैं ये कहना बहुत मुश्किल है। जो मूवी 95 जो पंजाब 95 जिसको सतलुज के नाम से जाना जा रहा है आज की डेट में, बहुत चर्चा चल रही है पूरे देश में विदेश में, वो उसी का ही एक पार्ट था। क्योंकि जसवंत सिंह खालड़ा जो थे वो ह्यूमन राइट्स के मेंबर थे, तो उन्होंने ये आवाज़ उठाई। वो कब्रिस्तान में जाके, शमशान घाट में जाके वहाँ से लाशों जो अनपहचानी मतलब लाश होती थी उनका पूरा ब्यौरा रखना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने कोर्ट में जाके ये
रिट डाल दी कि इतने लोगों को पंजाब में से उठाया गया, जो लगभग आज 25,000 बोले जाते हैं। तो वो डेली डाटा इकट्ठा करते थे, अमृतसर से, तरन तारण से, पट्टी से, सरहाली से, बटाला से, ये अंतर्ग्रस्त इलाके थे जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो वहाँ से जो लिस्ट उन्होंने इकट्ठी करी, तो उसके बाद हाई कोर्ट में रिट डाली, उसके बाद CBI की भी जांच चली, तो जिसमें पता चला कि ये जसवंत खालड़ा जो है पुलिस के खिलाफ जो ये कार्रवाई कर रहे हैं, तो इसको निपटाना बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने, पुलिस ने उसको उठा लिया, जिसका कि एक मात्र गवाह जो आज भी जिंदा हैं, हम कभी अपने पॉडकास्ट में उसको बुलाएंगे, तो उनका नाम है राजीव सिंह रंधावा। बेसिकली वो रंधावा नहीं है, उन्होंने डर के मारे, वो शर्मा कास्ट के हैं, तो आज वो सिख वेशभूषा में रहते हैं। तो उन्होंने नाम भी बदल लिया है, राजीव सिंह रंधावा के नाम से अभी वो विचरण करते हैं। उस समय वो 10 साल के लिए, लगभग 10 साल के लिए रूपोश, मतलब जिसको बोलते हैं कि गायब रह गए, मतलब उनको मतलब जल्दी कोई ढूंढ नहीं सकता था। तो सर ऐसे कहाँ गायब हो चुके थे वो? अलग अलग स्थानों में, जब हम उनको बुलाएंगे पॉडकास्ट पे तो वो बताएंगे अपनी हट बीती, जिसको बोलते हैं कि आप बीती, वो खुद बताएंगे आपको यहाँ बैठ के। लेकिन जितना मुझे जानकारी है कि वो ज़्यादातर यूपी, उत्तराखंड, इस तरीके के इलाके में ज़्यादा मतलब आप छिप कर रहते थे पुलिस से, क्योंकि वो मेन गवाह थे। इस फिल्म में, जो फिल्म में भी दिखाया गया है कि एक वैन में उठा के जब लेके जाते हैं, तो उसमें एक व्यक्ति, वो पत्रकार थे बेसिकली, तो पुलिस वाले उनको धक्का दे जाते हैं और उनको उठा के ले जाते हैं। तो वो मेन चश्मदीद गवाह थे जिन्होंने FIR उनकी खालड़ा साहब की वाइफ के साथ जाके पुलिस को कंप्लेंट करी थी। तो सर जब जिक्र किया ही है आपने सतलुज मूवी का, तो एक सवाल मेरे जहन में भी आ रहा है कि सर ऐसी क्या वजह है, ये खुलकर सामने अभी तक नहीं आ पा रही है कि उस मूवी को बैन कर दिया गया है। उसमें इतने कट्स हैं और छुप छुप के पंजाब के चुनिंदा उसमें दिखाई जा रही है, इलाकों में दिखाई जा रही है। सर क्या वजह है इसकी? इसमें मुझे जो लगता है कि उसमें कुछ भी झूठ नहीं है, उस मूवी के अंदर कुछ भी झूठ नहीं है। दलजीत दोसांझ ने बड़े अच्छे से अपने करैक्टर को, मतलब खालड़ा के करैक्टर को निभाया, हर व्यक्ति ने अपने अपने करैक्टर को निभाया है। उसमें ऐसी कोई बात नहीं है जिसको मतलब छुपाया जाए या रखा जाए। हाँ, लेकिन शायद प्रशासन को लगता है कि उनकी गलतियां जो हैं वो आज की युवा पीढ़ी, जिन्होंने वो दौर देखा नहीं, जो आज की यंग जनरेशन है, जनजी जिसको बोलते हैं, उनको ये पता नहीं कि ये कान उन्होंने सुना है, देखा नहीं है। तो उसको दिखाने के लिए जो चित्रण किया गया, तो प्रशासन को लगता है कि शायद हमारी पोल खुलेगी। हालांकि मैंने जो उस मूवी को देखा है पूरा, उसके बाद तो मूवी जिस दिन मैं देख रहा था, लास्ट शॉट रह गया था, तो उसी समय मतलब उड़ा दी गई, बैन कर दी गई थी। तो लेकिन मुझे जितनी मूवी मैंने देखी है उसके अंदर ऐसा कोई पॉइंट झूठ नहीं था या कोई भी फैब्रिकेट नहीं किया गया था। वो सब मैंने अपनी आंखों से उस दौर को देखा है। आपने उस दौर को देखा है, झेला है, क्योंकि हम पत्रकारी करते थे और जाते थे, फील्ड में जाते थे। खालड़ साहब से बहुत पहले, मतलब उनके मरने से पहले मुलाकात हुई थी एक किसी बैठक में। तो सर जैसा कि आपने अभी बताया कि आपने तो उस दौर को जिया है, सहा है, झेला है, और उस टाइम पर आप पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर आप आज भी हमारे साथ हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। तो सर मैं उस वक्त का दौर जानना चाहूँगी कि अब तो खैर इतना नहीं है सर, अब तो जनरेशन भी चेंजेस हो गई है। उस टाइम पर तो पत्रकारिता ही बहुत बड़ी अपने आप में बात मानी जाती। तो क्या आपको डर नहीं लगता था? क्या आपको ऐसा नहीं लगता था कि आपके ऊपर भी हो सकता है कुछ अटैक, या आपको भी लोग कोई नुकसान पहुँचा सकते हैं? डर नाम की शुरू से कभी कोई ऐसी बात नहीं रही और ना ही कभी डरे हैं। और मेरी खुद की प्रेस के ऊपर भी बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था और पूरा फसाड उड़ा दिया गया था। मैं और मेरे साथी एक ब्रिजमन सूरी, हम दोनों मिलके अखबार चलाते थे और पब्लिक सहारा के नाम से। आज उसको 28 साल बंद हुए हो गए। अगर आज भी अमृतसर में आप जाओगे या पंजाब के कुछ शहरों में जाओगे तो आज भी पब्लिक सहारा का नाम उसी तरीके से चलता है जो उस समय चलता था। तो अभी आपने बताया कि बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया गया था, तो ये बहुत बड़ी, मतलब अब कोई होगा तो डर जाएगा ऑब्वियसली। तो सर आपको डर नहीं लगा इस बात से? नहीं, बिल्कुल नहीं डर। या आपके फैमिली में किसी ने? नहीं, फैमिली वाले कभी बोलते थे कि आपको कोई मार देगा, तो हम बोले कि जब ऊपर वाले ने लिखा हुआ है ना तो कोई रोक नहीं सकता ना। गन पुलिस वाले क्या करते थे कि जैसे कुछ कभी लगता था तो हमारे पास वो गनमैन भेज देते थे, और जैसे हम पुलिस के खिलाफ लिखते थे वो वापस ले जाते थे। ना हमने कभी मांगे, ना हमने कभी वापस किए। लेकिन उस दौर में जिस दिन हमारे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था उस दिन हमारे पास हमारे गनमैन नहीं थे। कुछ दिन पहले ही पुलिस ने वापस लिए थे।
और मैं ये भी बताता हूँ, उस समय के एसएसपी का मेरे को नाम याद नहीं आ रहा अभी, तो उन्होंने क्या किया, हमारा पूरा स्टाफ उठा लिया, अलग अलग टॉर्चर किया, उनको बोला कि पब्लिक सहारा का पूरा स्टाफ जो पत्रकार भी थे, हम भी थे, मुझे अलग से, सूरी को अलग से। आपको खुद को लेके गए थे? मतलब उठाया नहीं, बोले उसको, हमको तो बुलाया था कि आपको पूछताछ के लिए कि कैसे हुआ, लेकिन वो एसएसपी मेरी कुर्सी के पीछे खड़ा हो गया और घूमने वाली कुर्सी, तो ऐसे उसने मेरी कुर्सी को घुमा दिया खड़ा होके। तो मेरे को बोलने लगा कि आपने बड़ी अच्छी प्लानिंग की है। तो मैंने कहा किस चीज़ की प्लानिंग? तो बोले बम की। वो तो आपका स्टाफ बता गया कि हमने खुद अपनी सिक्योरिटी लेने के लिए आपने बम चलाया, बम ब्लास्टिंग की। बम ब्लास्टिंग आपने खुद करी है, वो स्टाफ आपका बता गया। मैं कहा ठीक है, आपके पास बैठे हम, अगर हमने खुद बम ब्लास्ट किया है अपनी प्रेस के ऊपर तो आप हमें अरेस्ट कर लीजिए। उसके बाद बहुत सारे मतलब डॉग स्क्वाड, ये बहुत 1 महीना लगभग वो हमें तंग करते रहे, स्टाफ को भी तंग करते रहे। जब अखबार छपने का टाइम होता था, पुलिस वाले आ जाना, कैमरामैन को उठा के ले जाना, प्रेस वाले को उठा के ले जाना कि बताओ। फिर हम तो ना कभी डरे, ना तब डरते थे, ना आज डरते हैं। बिल्कुल। तो ऐसा कभी दौर आया नहीं कि मतलब सामने हमने कोई ऐसे किसी ने धमकी दी हो, पीठ पीछे किसी ने किया तो उसकी सजा उसको मिल गई होगी या नहीं मिली, पता नहीं। बिल्कुल सर वापस उसी मुद्दे पर आते हैं। अभी केपीएस गिल का एक और आपने मुझे बात बताई थी कि श्रीदेवी से मिलने की उनकी बड़ी चाहत थी केपीएस गिल की, तो आखिरकार वो मिलना क्यों चाहते थे और मिलवाने वाला कौन था? मिलवाने वाला भी सरकारी आदमी था, इनका पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट होता है, उसकी ड्यूटी लगाई गई थी और उसको स्पेशल हेलीकॉप्टर से बुलाया गया था। चूँकि मैंने बोला था कि जो केपीएस गिल थे वो औरतों के बहुत ज़्यादा शौकीन थे, दारू के बहुत ज़्यादा शौकीन थे। अब उनको मुलाकात के लिए बुलाया गया बॉम्बे से। अब उनकी बातचीत तो शायद पब्लिक में आई थी, लेकिन उसके बाद पर्दे के पीछे क्या बात हुई क्या नहीं हुई, लेकिन उन्होंने बोला था कि श्रीदेवी से मुझे मिलना है। जब ये एक पुलिस अफसर को एक एक्टर से क्या काम हो सकता है? बिल्कुल सर, कोई ना तो बताओ, कोई आधिकारिक या वैसा काम तो नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। उसकी इच्छा थी, उसकी इच्छा को पूरी करा गया कि श्रीदेवी को उसके पास बुलाया गया। अब वो दोनों ही नहीं है, तो हम कुछ कह नहीं सकते। सर आपने बताया था कि अजीत सिंह संधू, अभी इससे पहले भी आप जिक्र कर चुके हैं इस नाम का, अपने ही कर्मचारियों को झूठे मुकदमे में फंसवाते थे। मतलब ये फंसवाने के रीजन क्या था, ये समझ नहीं आई बात बिल्कुल भी। अजीत सिंह संधू का नाम जो कि पूरा पंजाब, यहाँ पंजाबी बहुत अच्छे से जानते हैं। अजीत सिंह संधू को मैं पर्सनली बहुत अच्छे से जानता था, क्योंकि हम लोग कई बार रिपोर्टिंग करने के लिए उनके यहाँ उनके ऑफिस में गए। ये बात इसलिए होती थी कि वो अपने कर्मचारियों को जो हुक्म देते थे, बताओ कि जाओ उसको उठा लाओ, इसको मार दो, इसको ऐसे कर दो, अगर वो नहीं मानते थे उसके सर पे भी वो गन तान देते थे। उसके जो निजी गनमैन होते थे। इसमें एक मैं छोटी सी घटना बताता हूँ। एक बहुत बड़े नामी खूंखार आतंकवादी, उनका नाम था गुरबचन सिंह मानो चाहल, जो कि बहुत बड़ा इनकाउंटर हुआ था उस समय। वो लाइव इनकाउंटर था, उसके अंदर वो झूठा इनकाउंटर नहीं था, क्योंकि मैं भी उस जगह पे मौजूद था जब इनकाउंटर हुआ। तो उस इनकाउंटर में क्या हुआ था, पूरन सिंह करके एक नाम थे, सब इंस्पेक्टर थे। तो उनको किसी ने सूचना दी कि फलां जगह पे मतलब कोई आतंकवादी रह रहे हैं, लेकिन कौन रह रहे हैं उसको नहीं पता था। तो पुलिस के अंदर एक होड़ होती थी कि अगर मैं किसी बंदे को कैप्चर करूंगा, पकड़ूंगा, तो मेरे यहाँ पे स्टार लगेंगे कि आज कोई हवलदार है तो वो एएसआई बनेगा, एएसआई तो सब इंस्पेक्टर बनेगा, सब इंस्पेक्टर तो इंस्पेक्टर, डीएसपी, ऐसे मतलब स्टार लगेंगे। तो वो आदमी अकेला ही अपनी जिप्सी में अपने गार्ड के साथ वहाँ उस बताई हुई जगह पे चला गया। तो जब वो गया तो जो मानव चाहल था, उस हवेली के अंदर वो हैंड पंप होते थे पुराने टाइम में ना, तो हैंड पंप के नीचे नहा रहा था। तो उसने दूर से आते देखा कि पुलिस की जिप्सी आ रही है। ये पूरी बात जो है मुझे उस इंस्पेक्टर ने, सब इंस्पेक्टर ने अपने मुंह से सुनाई थी। तो वो मैं आगे आऊँगा उस पर। तो वो जब वहाँ पहुँचा तो क्योंकि पुलिस की क्रूरता मैंने पहले भी बताया है कि बहुत ज़्यादा थी, और जाते ही जैसे उस घर में जो छोटा सा लड़का था 12-13 साल, तो उसको पंजाबी में बाल बांध के सरदार जी जूड़ा बोलते हैं, तो उसने उसको जूड़े से पकड़ के ऐसे घुमा दिया कि कौन है अंदर। तो उसकी दादी बाहर आई तो उसने बोला कि पंजाबी में बोला कि इसको छोड़ दो और तुम बाबे को ले जाओ।
तो उसने बोला कौन बाबा? तो जब उसने नाम लिया कि मानोचाल, तो कहता मेरे हाथ से तो पिस्टल ही गिर गई। उसकी इतनी दहशत थी, इतनी दहशत थी कि उसके हाथ से पिस्टल गिर गई, और जो उसका गनमैन, ड्राइवर और गनमैन दोनों थे, वो भाग गए जब उसका, क्योंकि उस बंदे की दहशत इतनी थी। पुलिस के अंदर भी बहुत दहशत थी। और वो जब भाग गए तो उसने आके वायरलेस सेट से ना, जिप्सी के अंदर वायरलेस सेट पुलिस के अंदर रहता है, तो उसने वायरलेस सेट से मैसेज किया। तो उस समय सब सुनते हैं जब वायरलेस सेट होता, तो अजीत सिंह संधू भी सुन रहा था। तो उसने बोला कि मैं गुरबचन सिंह मानोचाल बाबा को घेर लिया है और मुझे फोर्स चाहिए। तो उसने बहुत गंदी गंदी गालियां दी उसको कि अगर गुरबचन मानोचाल मेरे हाथ में नहीं आया तो मैं तुझे गोली मारूंगा। तो थोड़ी देर में फोर्स आनी शुरू हो गई, लेकिन जो बाबा मानोचाल उसको बोलते थे, वो भाग के खेतों की तरफ। ये दिन का टाइम था, 2 बजे का, और मेरा ख्याल ये फरवरी महीने की बात थी। फरवरी महीने की बात थी, और हल्का फुल्का ठंडा मौसम रहता है। तो वो भाग गया बाहर की तरफ, पुलिस आनी शुरू हो गई, और पूरा दिन लग गया, पूरा शाम हो गई, वो नहीं मिला। और मेरा ख्याल है कि ये ऐसा इनकाउंटर था जिसमें 3 से 4 हजार पुलिस वाले शामिल थे एक आदमी को पकड़ने के लिए। और ये 3 से 4 हजार, 3 से 4 हजार, ये ऑन रिकॉर्ड है, मैं नहीं कह रहा, ऑन रिकॉर्ड है। 3 से 4 हजार पुलिस वाले थे, और पूरा एरिया जो हाई डॉट से, जहां उसके छुपे होने की मतलब लगता था, तो वहां सब उन्होंने घेरा डाल कर पूरी रात हो गई। अगला दिन आ गया। इसके बीच में अजीत संधू ने, जिस इंस्पेक्टर ने, सब इंस्पेक्टर ने मतलब उसको घेरा था, जिसने मैं शिकार को बाहर निकाला था, ऐसे कह सकते हो, तो अजीत सिंह संधू के आदमी ने उस पर गन तान दी कि अगर मेरे हाथ में मानोचाल नहीं आया तो इनकाउंटर तेरा होगा। ये जितने आए ना सब तेरा इनकाउंटर होगा। वो डर के मारे वहाँ पास ही तरनतारन की जगह, ये जगह का नाम है तरनतारन के पास ही हरी के पत्तन, जहाँ पे ब्यास दरिया है वो बहता है। तो उसने बाद में बताया, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई ना, उसके बाद उसको वापस आ गया था। जब मानोचाल, हम आगे बात करेंगे जी, तो मानोचाल को घेर लिया गया। अगले दिन 4 बजे, 4 साढ़े 4 बजे के आसपास उसका इनकाउंटर हुआ। वो इनकाउंटर कैसा कि वो एक हमारे पंजाब में जो खेतों के अंदर ना बम्बी बोलते हैं उसको, मोटर डालते हैं उसके अंदर, तो उसके अंदर 15-20 फुट गहरी वो डालते हैं, उसके अंदर छुपा हुआ था। तो पुलिस भी शांत हो गई थी, आप आमने सामने गोलियां चला रहे थे, लेकिन एक आदमी को पकड़ नहीं पा रहे थे कि आदमी कहाँ जमीन खा गई या आसमान खा गया। तो वो छुपा हुआ था उसके अंदर। उसको भी बहुत देर हो गई, जब गोलियों की आवाज़ आनी बंद हो गई तो उसने ऐसे अपना मुंडी बाहर निकाली, और जैसे मुंडी बाहर निकाली तो एक डीएसपी शायद जसपाल सिंह या दिलबाग सिंह, ऐसा दोनों में से कोई एक नाम था, जो कि बहुत खास साथी था अजीत सिंह संधू का, इनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे ये लोग। तो उसने जैसे देखा पीछे तो उसने उसको गोली मार दी। वहाँ इनकाउंटर ये खत्म हुआ। ये पुलिस का लाइव इनकाउंटर था, जो कि बहुत सारे लोगों ने अपनी आंखों से देखा। तो जब ये इनकाउंटर हो गया तो वो जो पूरन सिंह, जिसका मैंने नाम लिया, पूरन सिंह वापस थाने में पहुंचा। तो पूरन सिंह ने सिर्फ हमें ये बात बताई कि मैंने ये घेरा था। हमने उसकी इंटरव्यू की थी, उस समय छापे भी थे अखबार में, अपने अखबार में। तो उससे बताया कि मुझे अंदाज नहीं था कि मैं जिस जगह पे जा रहा हूँ तो वहाँ पे बाबा मानोचाल मिल जाएगा। और बाबा मानोचाल जो था, इतनी मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा दहशत थी कि पुलिस वाले भी डरते थे उससे। तो कहते कि जब मेरे ही हाथ काम गया, मेरी पिस्टल गिर गई, तो मेरी ही पुलिस ने मेरी छाती पे पिस्टल तान दी कि अगर ये हमारे हाथ में नहीं आया तो तेरा इनकाउंटर हो जाएगा। तो उसने बोला कि मैं दरिया के किनारे बियर लेके बैठ गया, और मैं ये मतलब सोच रहा था कि अगर इनकाउंटर नहीं हुआ और मैं अजीत सिंह संधू के हाथों से तो नहीं मरूंगा। मुझे पता है वो कितना दरिंदा है और कैसे मारता है लोगों को। तो मैं अगर नहीं मिला तो मैं सीधा दरिया में छलांग लगा दूंगा, लेकिन अगर मिल गया तो मैं वापस आऊँगा। तो चूंकि मैंने बताया कि इनकाउंटर हो गया था, वो वापस आया, फिर उसको बल्कि स्टार भी लगे, मतलब सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर भी बनाया गया। तो ये था कि पुलिस से भी डरती थी। अगर इनके कोई हुक्म नहीं मानता था, इनके कर्मचारी नहीं मानते थे, उनका भी इनकाउंटर हो जाता था। उनके बम ब्लास्ट भी होते थे, उनकी चारपाई के नीचे बम रख देना, उड़ा देना, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। यानी कि उस दौर में मतलब
पुलिस भी गुंडा बन चुकी थी। पुलिस विक्टिम भी थी, गुंडा भी कह सकते हो, क्योंकि जो एक गैंग पूरा बना हुआ था वो यही काम करता था कि उनके लिए जो काम नहीं करेगा वो उनके लिए उनका दुश्मन है। सर इसके अलावा भी और भी एक नाम बड़ा सुनने में आता है, जिक्र होता है मक्खन सिंह जल्लाद का। वो कौन है सर, और उसकी ऐसी क्या, जल्लाद उसको क्यों कहते थे? उसको जलाद इसलिए कहा जाता कि जो भी उसके हाथ में आ जाता था उसको इतना टॉर्चर करता था, इतना टॉर्चर करता था कि उसका, पुलिस वालों ने ही उसका नाम जलाद डाल दिया था। लोगों ने तो डालना था, वो क्या करना, यंग लड़के उठा लेने, मार देना, और मारना भी उसको तरसा तरसा के मारना, पजामे के अंदर चूहे छोड़ देने, गुप्तांगों में करंट लगाना, इस तरीके के मतलब तस्वीर देने कि उसको पहले उसको अच्छे से तड़पाना, उसके बाद उसको मारना, तो इसलिए उसको जलाद का नाम दिया गया था। ऐसा क्यों, आखिर क्यों ऐसा वो करता था? ये मैं नहीं बता सकता कि क्यों ऐसा करता था, लेकिन ऐसे बहुत सारे पुलिस वाले थे, एक नहीं था। मक्खन सिंह जलाद, दर्शन सिंह चाकू भी मैंने आपको एक बताया। दर्शन सिंह और बीको की क्या कहानी थी सर? बीको जो था वो एक इंटेरोगेशन सेंटर था। बीको बेसिकली इंडस्ट्री थी बटाला में, तो फॉर्जिंग इंडस्ट्री होते थे। वो डर के मारे भागे थे क्योंकि बहुत सारे लोग जो थे पंजाब छोड़ के बाहर के प्रदेशों में चले गए थे। और जो बीको था, बीको के अंदर जो भी ये आतंकवादी, जिनको ये आतंकवादी बोलते थे, उनको पकड़ के लाते थे और वहाँ पे टॉर्चर करते थे और उसके बाद उनको इनकाउंटर कर देते थे। मैं एक बार, मैं और मेरे साथी ब्रिज बंसुरी, हम लोग अक्सर ऐसी जगह पे जाते थे। हम वहाँ पे गए जहाँ ये टॉर्चर करते थे, तो उन्होंने क्या किया, हमारे सामने 2-3 लड़के लाके ना अपनी ज़मीन पे बिठा दिए, और वो जो दर्शन सिंह चाकू था जिसको बोलते थे, तो उसने ठुड्डा मार के उसको बोला कि बताओ ये कितने बंदे मारे तूने? तो बड़े मासूमियत से वो बोला, पता नहीं जी, मैं क्या 25 मारे या 30 मारे। तो मैं एकदम शौक था, मैं क्या 25-30 मारे आदमी मार दिए, और बताओ ये इस तरीके से बोल रहा है। ये भी सर आपने अपनी आंखों से देखा, अपने कानों से आंखों से सुना नहीं, बातचीत हुई सामने हमने। मेरा नाम, मुझे नाम नहीं पता उसका, ये उनकी गिरफ्त में था उस समय लड़के, 2 या 3 लड़के थे। तो उन्होंने बताया, मैंने फिर उनसे, हमारा सवाल था कि तुम इतने लोग मार दिए, 25 से 30 लोग, और तुम्हें बिल्कुल भी यहाँ पे थोड़ा दर्द नहीं हुआ? कहते हम नहीं मारते, हमारे पीछे और गन वाले खड़े होते हैं कि मारो। हमें ट्रेनिंग इस चीज की मिलती थी कि मारो, मारना है। मैं नहीं मारता तो मुझे वो मारते, तो किसको अपनी जान प्यारी नहीं होती है, तो हम एक ब्रश चला देते थे। हमारे हाथ में मतलब AK-47 होती थी, तो हम एक ही ब्रश चलाते थे, 2 ब्रश चलाते थे, सामने लाइन मिला के मार देते थे। तो उनके लिए 25-30 इज अ नंबर। तो सर अभी इतनी कहानी और इतने किस्से आपने बताए जो आपने साक्षात जिए हैं, आप चश्मदीद रह चुके हैं। बीको सिंह की क्या कहानी थी, और अभी दर्शन सिंह का भी जिक्र हुआ था सर। मैंने अभी बताया कि दर्शन सिंह जो था उसने हमें 2-3 आतंकवादियों से मिलाया। हम पूछते थे कि अच्छा, उस समय उनको ये भी नहीं डर लगता था कि कल को हम जाके उनके खिलाफ लिख भी सकते हैं, लिख सकते हैं। तो वो बड़े बड़े फख्र से मतलब बात करते थे, ये है। तो मैंने कहा भी अब इसका क्या करो? बोले इनकाउंटर करेंगे कल, डायरेक्ट इनकाउंटर करेंगे। जो जिंदा पकड़े होते थे, पहले मैंने बताया कि टॉर्चर करते थे, उनसे और लड़कों के नाम पूछते थे, और लोगों को मतलब ढूंढने के लिए उनका सहायता लिए जाते थे। वो गाँव में वो लेके जाते थे उनको। जब उनको लगता था कि ये अब काम का नहीं रहा, इससे हमें और कोई सोर्स नहीं मिल सकता, तो उनका इनकाउंटर कर देते थे। बीको इंडस्ट्री थी जिसके अंदर टॉर्चर रूम बने हुए थे। मोटर के अंदर बीको इंडस्ट्री के अंदर टॉर्चर रूम बने हुए थे। बीको इंडस्ट्री थी जो बंद हो चुकी थी जी। तो पुलिस वालों को एक ऐसी जगह चाहिए होती थी जो कि थाने से, पब्लिक से दूर हो, जहाँ पे कोई आम आदमी ना पहुंच सके। तो हमें पता चला था कि ये इनका इंटेरोगेशन सेंटर है, तो हम घुस जाते थे, जाके पुलिस वालों से बात करते थे। तो जैसे मैंने बताया कि दर्शन सिंह ने 2-3 लड़के बुलाए और हमें मिलाया कि ये आप लोग पत्रकार के बोलते हो ना कि पुलिस गलत करती है, मैं दिखाता हूँ तुम्हें कि पुलिस गलत करती है या सही करती है। तो उस समय जब हम उनसे मिलकर बात करी तो हमें लगता था पुलिस सही भी कर रही है और पुलिस गलत भी कर रही है। सही कैसे कर रही है? सही वो कर रही थी कि जैसे, अब मुझे नहीं पता कि वो डर के मारे बोल रहा था कि मैंने 25-30 लोग मारे हैं, या पुलिस के डर से बोल रहा था, या एक्चुअल में उसने मारे थे। क्योंकि उनकी उस समय जो एज रही होगी 22 से 24 साल की, तीनों लड़कों की 22-24 साल की एज रही होगी। और जैसे जिस बेबाकी से वो बता रहे थे और जिस बेबाकी से
दर्शन सिंह पूछ रहे थे या हम सवाल पूछ रहे थे, वो बड़े आराम से बात कर रहे थे जैसे कोई नॉर्मल बात हो, 25-30 लोगों को मारना। तो हम जब पूछते थे, फिर हमारा दिल नहीं करता था कि हम इसको अखबार में लगाएं या ना लगाएं, क्योंकि ये घटना जब देखते थे सुनते थे तो एक तरफ हमें लगता कि शायद ये सही कर रही है पुलिस, कि गंदगी साफ कर रही है। लेकिन जब ये खालड़ा की बात फिर वापस आते हैं कि जब खालड़ा की बात पे आए, फिर हमें लगा कि बहुत सारी नाजायज़ भी हो रही है। पुलिस रात को उठा के ले जाती थी, किसी के घर किसी ने खाना खाने आ गया है तो पता चल गया कि रात को इनके यहाँ पे कोई आतंकवादी, या बाबे बोलते थे पंजाबी में, बाबा जी आए हैं खाना खा के गए, उस परिवार को भी उठा के ले जाते थे, उस परिवार के लोगों को भी मारते थे। अगर कोई पुलिस वाला है उसके घर पे भी कोई इस तरह की रात को घटना हुई है तो पुलिस उसको भी उठाती थी। ये नहीं था कि पुलिस वाले का लिहाज करती थी, पुलिस वाले का भी लिहाज नहीं कर सकती, बिल्कुल लिहाज नहीं करती थी। एक और था जब्बाल थाने का डीएसपी था सर, चैन स्मोकर जिसको कहते थे। हाँ, तो मतलब एक डीएसपी को चैन स्मोकर की पदवी देना सर, इसका क्या था? चैन स्मोकर उसको इसलिए किया जाता था कि वो थाने के अंदर 24 घंटे सिगरेट पीता रहता था, तो इसलिए उसका नाम शोक कुमार चैन, उसका नाम था शोक कुमार। वो भी इसी गैंग का सदस्य था। गैंग में बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये ज़्यादा लोग नहीं थे, 10-12 लोग 15 लोग थे जो हेड करते थे इन ऑपरेशंस को, तो शोक कुमार भी पार्ट था उसका। तो शोक कुमार चैन स्मोकर की मैं बात इसलिए बताई आपको कि हम लोग थाना में गए थे, चब्बाल थाना में, तो हम अभी उससे कुछ बातचीत कर रहे थे, पूछ रहे थे, तो थोड़ी ही देर में 2 वेल एजुकेटेड सरदार आए और हाथ में उनके एक बैग था। वो बैग लेके उसने इशारा किया अंदर जाने को, तो बाद में जब वो वापस आया तो उसने हमें वापस आके बताया, कहते भी आपको पता है इस बैग में क्या है? मैं कहा भी हमें कैसे मालूम होगा इस बैग में क्या है, और ये पता है ये जो सरदार जी आए हैं ये कौन? मैं कहा हमें नहीं पता अभी ये कौन है, वो तो आप ही बताओगे जी। हम कहा हम तो यहाँ रहने वाले नहीं हैं। तो बोले ये 2 आतंकवादी मैंने पकड़े हैं, ये उसको छुड़वाने के लिए पैसे दे लेके आए हैं। तो मैं कहा फिर आप क्या करोगे? कहता कुछ नहीं, इनकाउंटर करूँगा। तो मैं कहा ये जो पैसे आपने ले लिए, बोले पैसे इनके थोड़ी हैं, पैसे तो आप हमारे जैसे लोगों से लूटे हुए हैं। और मैं कहा ये कहता है ये किसको जाके बताएंगे कि मैंने अशोक कुमार को पैसे दिए हैं? और वो सरदार जी भी बाहर आके 2 सेकंड के लिए रुके, वो तब भी सिगरेट, चूँकि हमारे पंजाब में एक ऐसा है कि अगर कोई सरदार जी खड़े हैं तो वहाँ सिगरेट नहीं पीता कोई, तो वो ऐसे सिगरेट पी के ऐसे धुआं छोड़ रहा था, लेकिन वो बिल्कुल ऐसे उसके सामने खड़े थे, बिल्कुल शरीफ से बन के कि ये कुछ भी कर सकता है। तो इसलिए वो चैन स्मोकर के साथ साथ वो भी बहुत बड़ा दरिंदा रहा है, मतलब इनकाउंटर में। तो जो मैं बात कर रहा था वो थोड़ी देर में वो चले गए, तो मैंने कभी कहता मैं अभी बताता हूँ। जैसा बीको में हमने देखा वो सेम घटना हमने वहाँ देखी थाने के अंदर। उसने 2 लड़के बुलाए जो 22 से 24 साल के थे, सबकी लगभग इतनी एज के लड़के होते थे। तो उसने भी उसको पैरों में बिठाया जो पुलिस का स्टाइल होता था, तो बोला बताओ इनको कि तुम क्या करने वाले थे? तो बोले जी कुछ नहीं करने वाले थे। उसने भी उसको ठुड्डा मारा, जो पुलिस का अंदाज होता था ये सब का भी मारना, और उसके पेट में ऐसे ठुड्डा मारा बूट से। तो वो बोले कहते भी हमने ना आपकी जिप्सी में बॉम्ब लगाया था, टाइम बॉम्ब। तो बोला सुनो आप पुलिस को गालियां देते हो, पुलिस को बोलते हो, तो ये मेरे को उड़ाने के लिए इसने बॉम्ब लगाया था, तो अब मैं इनको क्या छोड़ूं? ऐसे उसने बात करी। तो मैं कहा ये तो आपका पता है आप छोड़ोगे या? तो मैं कहा इनको केस क्यों नहीं चलाते आप, कोर्ट में क्यों नहीं पेश करते? कहते आपको पता है कोर्टों में क्या होता है? कह देना बहुत आसान है, सालों साल हम मतलब जूझते रहेंगे। और ये सच्चाई भी हुई बाद में। तो उसने, मैंने कहा भी अब क्या? कहते कल इनकाउंटर करूँगा और मैं आपको फ़ोटो भेज दूँगा, आप लगा देना अखबार में। और वही हुआ। तो सर क्या है ना, एनकाउंटर से डर नहीं लगता था, या उस टाइम पे कोई वो नहीं आती थी पहले? अब तो आदेश आते हैं एनकाउंटर के, तो क्या पहले कोई आदेश नहीं होते थे? नहीं, मैंने आपको जैसे बताया ना कि ये 10 से 12 लोग जो लीड करते थे, इन लोगों को किसी के आदेश की जरूरत नहीं, इनको आदेश पहले से ही था कि तुम्हें लगता है तो ठोक दो। तो इसलिए इनको किसी से पूछने की जरूरत नहीं होती थी। ये ठोकने के बाद, मतलब मारने के बाद फिर बताते थे कि मैंने, या प्रेस को बुलाते थे और फिर उनके साथ फोटो खिंचवाते थे, उनके हथियार
पुलिस, बहुत सारी पुलिस ने अपनी अपनी तरफ से भी हथियार उनके साथ रख देती थी, जो दिखाया जाता था फलां जगह पे नाके के अंदर बरामद हमने हुए इसको हैं। पकड़ा, इनके पास AK-47 थी, इनके पास बॉम्ब थे, हैंड ग्रेनेड थे। तो इस तरीके की फोटो हमने बहुत बहुत छापी हैं। मतलब सर, आपने एक जिक्र और किया था कि जो अजीत सिंह संधू थे, उनके एक चश्मदीद गवाह थे सदर थाने के SHO गुरबचन सिंह, वो कौन थे सर? गुरबचन सिंह SHO थे थाना सदर के, और चश्मदीद गवाह नहीं, ये उसके साथी थे। मतलब चश्मदीद गवाह इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि 24 घंटे ये साथ ही रहते थे। तो गुरबचन सिंह मानोचाल उसको इसलिए कहते थे क्योंकि मानोचाल नाम बहुत मशहूर था, तो वो अपने आप को, उसने खुद ही, पुलिस वालों ने उसका नाम गुरबचन सिंह मानोचाल रख दिया। तो हर एक इनकाउंटर में वो सदर थाने के जो इंचार्ज थे वो शामिल होते थे। और एक बात मैं यहाँ पीछे बताना भूल गया कि जो गुरबचन सिंह मानोचाल, जिसको आतंकवादी में तो कहा गया, बाबा बोलते थे, वो तरन तारण जिस जगह से उसका इनकाउंटर हुआ वो उस जगह पे रहता था बहुत समय से, और बहुत सारे पुलिस वालों को पता था कि ये आदमी यहाँ रह रहा है। तो वो साइकिल से, वहाँ से एक छोटा सा गांव है नौशहरा पनुआ, तो नौशहरा पनुआ में एक गुरुद्वारा बनवा रहे थे वहाँ पे। ये शायद, पता नहीं ये लोगों को ये बात पता है कि नहीं पता, हमने तो छापी थी उस समय, ये बहुत देर हो गई। तो आज फिर वापस, क्योंकि फिल्म के दौर की बात चली तो ये उसी का ही पार्ट है। तो वो लेडी साइकिल पे वहाँ से 20 किलोमीटर दूर एक गुरुद्वारे, जहाँ पे वो उसको कार सेवक बोलते, तो कार सेवक ले जाते थे, और पुलिस वालों को पता होता था कि ये गुरबचन सिंह बाबा मानोचाल है। तो मानोचाल इतना दहशत और इतना मशहूर था उस एरिया के अंदर कि अगर किसी को पता भी है तो वो पकड़ता नहीं था, मतलब बोलता नहीं था कि ये मानोचाल जा रहा है, इतनी दहशत थी। तो उस दहशत के चलते उस SHO ने अपना नाम भी गुरबचन सिंह मानोचाल रख लिया। ये था सर। एक और किस्सा था कि जब अजीत सिंह संधू ने अपने ही सब इंस्पेक्टर पर पिस्तौल तान दी थी, वो क्या था सर? वो यही था जो मैंने बताया था कि इनकाउंटर हो जब ये चल रहा था। अच्छा, वही सब इंस्पेक्टर थे? वही पूरन सिंह सब इंस्पेक्टर था, उस पे उसकी कनपटी पे पिस्टल तान दी थी कि अगर मानोचाल हमारे हाथ में नहीं आया तो तेरा इनकाउंटर होगा। ये वही थे। तो सर, अब वाला पंजाब और उस दौर का पंजाब, इसमें आप कितना डिफरेंस देखते हैं? क्योंकि आपने तो उस वक्त को देखा है, जिया है, और अब की पंजाब पुलिस जो है, देखो पंजाब पुलिस तो वही है अब, लेकिन ऊपर से किसी का आदेश नहीं है, ऊपर कोई ऐसा गैंग नहीं बना हुआ कि जाके इनकाउंटर कर दो। चूंकि अब पंजाब पुलिस के अंदर ये भी डर है कि उनको पता है कि अजीत सिंह संधू, अशोक कुमार, या ऐसे दिलबाग सिंह, जसपाल सिंह, जितने लोग हैं, इनके ऊपर इतने केसेस हुए थे कोर्ट के अंदर। अजीत सिंह संधू ने जो बोलते हैं कि सुसाइड कर लिया था, लेकिन मैं मानता हूँ कि उसने सुसाइड नहीं किया था। जो इतने लोगों को मार सकता वो खुद सुसाइड नहीं कर सकता। मारा गया था उसको? मारा भी नहीं गया, वो उसको भगवा दिया गया यहाँ से। चूँकि ये जो फिल्म दर्शाती है, उस फिल्म में शायद वो कट लग गया होगा उस सीन के ऊपर कि अजीत सिंह संधू के ऊपर जब केस चल पड़े थे, सस्पेंड हो गए थे, जेल हो गई थी, तो उसने ये कह दिया था कि अगर मेरे को नहीं छुड़वाया गया तो मैं सबकी पोल खोल दूंगा। ये फिल्म का पार्ट शायद उसमें नहीं है। तो उसने बोला था मैं सबकी पोल खोल दूंगा, कि मुझे पता है कि मैं भी शामिल हूँ तो सब लोग और भी शामिल, मैं अकेला नहीं हूँ, तो मैं सबकी पोल खोलूँगा। तो इसलिए इन्होंने एक प्लान किए, DGP गिल ने और दूसरे लोगों ने मिलकर प्लान करके कि ये किसी की पोल न खोले, तो उसको यहाँ से फरार करवा दिया गया। यानी कि अजीत सिंह संधू ने को फरार करवा दिया गया कि हम डूबेंगे तो तुम्हें भी लेके डूबेंगे सनम। कुछ कागजों के अंदर उसका सुसाइड है जी, लेकिन मैं तो सुसाइड के बाद बॉडी वगैरह का कुछ भी नहीं था? नहीं, बॉडी तो मिली। उसने क्या किया कि अपने जैसे कद काट वाले बंदे को, क्योंकि आदमी मारना उनके लिए तो बिल्कुल हंसी खेल का मच्छर मारने जैसा था। तो उसने क्या किया, अपने कपड़े, एक सुसाइड नोट उसकी जेब में डाला और उसको रेलवे लाइन पे डाल दिया। और रेलवे लाइन डालने के बाद उसका सर कुचल गया था, जिसकी पहचान होना बहुत मुश्किल था। तो लेकिन चूंकि पोस्टमार्टम, पुलिस की इंक्वायरी, ये सब लोग खुद ही थे,
तो उस तरीके से तहकीकात नहीं हुई, उस तरीके से जांच नहीं हुई, तो आज तक उसको यही माना गया कि उसने सुसाइड कर लिया। जबकि मैं जानता था कि, मैं ही नहीं जानता, बहुत सारे लोग जानते हैं कि जो आदमी सैकड़ों लोगों को मार सकता है वो इतनी जल्दी आत्महत्या नहीं कर सकता। ये था। तो सर, ये इतने कहानियों के, इतने किस्सों के और इतने आतंकवादियों के, पुलिस का जो गुंडा राज चल रहा था, इसका अंत कैसे हुआ? इसका अंत मैंने बताया कि जैसे इन्होंने शुरुआत की मारने की, तो इन्होंने क्या किया कि जो पुलिस के मुखबिर होते थे उनके थ्रू इन्होंने कैट बनाए, पता लगा भाई ये जो लोग शामिल होते थे इसमें, उसका अंत तो किया है इन्होंने। लेकिन उसके साथ कहते ना, मतलब ये तो बोलते थे कि गेहूं के साथ गुण पिसता है, ये कहते थे, लेकिन इन्होंने गुण के साथ गेहूं पीसा, मतलब गेहूं ज़्यादा मात्रा में वो लोग मारे गए जिनका कोई कसूर नहीं था। हल्का सा भी आप, मैं और आप बात कर रहे हैं, अगर मेरी कहीं बात भी हो गई है तो उस समय उसका जो गुप्तचर होता है बता देते थे, तो वो उसको उठा के ले जाके उनका इनकाउंटर कर देते थे। तो धीरे धीरे जैसे मतलब इतना ज़्यादा अनर्थ हो गया, इतने ज़्यादा लोग मार दिए गए, तो कोई तो समय आना था। 3 बार मतलब ब्लू स्टार ऑपरेशन, ब्लैक थंडर ऑपरेशन, ये सारे हुए, बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारे लोग पकड़े गए। जो नजायज मारे गए उनके मैंने बताया कि खलड़ा मूवी में जो बताया गया है वो आज भी मतलब CBI जांच पड़ी है, उसमें सारे नाम हैं, जो कि 20 से 25 हज़ार लोग बोलेंगे, लेकिन जबकि संख्या इससे ज़्यादा है, कहीं ज़्यादा है, हज़ारों में नहीं, ये लाखों में है। मतलब 1-1.5 लाख आदमी हो सकता है जो ऐसे मारा गया है। ये जिन लोगों ने देखा है उस समय का दौर, उनको सबको पता है, और आंकड़े भी बहुत सारे शामिल हैं, पता है। तो एक चीज़ का अंत तो आता है, लेकिन अभी भी मैं उसको मानता हूँ कि वो अंत नहीं हुआ है। वो चिंगारी अभी भी सुलग सकती है, वो पुलिस के अंदर भी है और जो विक्टिम है उनके अंदर भी है। क्योंकि आज भी आप खालिस्तान के नाम पे देखो, बाहर भी दंगे होते हैं, यहाँ भी दंगे होते हैं। और अभी एक अमृतपाल करके जिसने एक अपनी पार्टी बना दी, वो MP बन गए हैं, वो खालिस्तानी मूवमेंट के हिस्सा है, और खालिस्तानी मूवमेंट का हिस्सा होते हुए भी वो लोगों में इतना मतलब लोकप्रिय हो गया कि लोगों ने जेल के अंदर उसको मेंबर पार्लियामेंट बना दिया। और वो एक दिन सिर्फ सौगंध लेने के लिए उसको पैरोल मिली थी, वो आज भी जेल में है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आने वाला टाइम जो फरवरी में इलेक्शन आएंगे, उसकी पार्टी खुल के सामने आएगी, क्योंकि वहाँ 2 वर्गों में लोग बटे हुए हैं। एक पंथक, जिन्होंने मतलब ये जिनकी फैमिलीज नहीं, मतलब सब किस्से देखे, जिनकी फैमिली के लोग मारे गए, वो आज भी उनके अंदर आग है, और उस आग के कारण ही पंजाब के अंदर ये कितने MLA लेंगे, मैं ये नहीं, क्योंकि पॉलिटिकल हम नहीं बात कर रहे, तो उन्होंने एक पार्टी बनाई जिसमें ये 2 लोग मतलब पॉलिटिक्स में आ गए, लेकिन पॉलिटिक्स, एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं आ पाए क्योंकि जेल में है। इस पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगा हुआ है, और हो सकता है कि आने वाले इलेक्शंस में किसी तरीके से वो पैरोल पे बाहर आ जाए और आके अपने इलेक्शन लड़े, और वो गर्म ख्याली लोग बोले जाते हैं पंजाब के अंदर। तो वो जो खालिस्तान का मुद्दा है, वो आज तक ये नहीं समझ आया वो खालिस्तान के अंदर चाहते क्या है, पंजाब की शांति को भंग करना या फिर से वापस आतंकवाद लेके आना। ये तो आने वाला समय बताएगा कि इनके पास कितने MLA, कितने MPs आते हैं। और एक तो उदाहरण आपको मैंने बताई दी कि वो आपके सामने MP बने हुए हैं, लेकिन जेल में है। सर, आज का पंजाब कैसा है? क्या पंजाब में वो शांति है? पंजाब में शांति के नाम पे बोलो तो उस तरीके का जो दौर हमने देखा है वो तो नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बदली है। लेकिन अब धीरे धीरे वापस, मैंने बोला कि वो सुलगती हुई आग अभी दबी हुई है, पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई। तो पुलिस उस तरीके का तो इनकाउंटर वाला मामला तो नहीं है, लेकिन अब पॉलिटिकली वो आग सुलग रही है कि किसी न किसी तरीके से वो पॉलिटिक्स में आके पंजाब के ऊपर राज करें और पंजाब में अपनी बहुमत वाली सरकार बनाएं। फिर उसके बाद क्या होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। सर, अगर मैं आपसे जानूं, क्योंकि आप पंजाब से बिलोंग करते हैं, पंजाब में रहते हैं, पंजाब के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, तो आखिर क्या वजह है कि सिर्फ पंजाब में ही वो मूवी दिखाई जा रही है, सतलुज मूवी क्यों दिखाई जा रही है? उसका नाम चेंज क्यों किया गया? पंजाब 95 का मतलब क्या था?
पहले इस मूवी का नाम जो मेरी जानकारी है, हनी तरीन इसके डायरेक्टर हैं, उन्होंने इसका नाम रखा था गल्लू गारा। गल्लू गारा। तो गल्लू गारा के बाद वो जब वहाँ पे गई इसके लिए सेंसर के लिए, तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये नाम नहीं रखने देंगे, ये बहुत ख़राब नाम है गल्लू गारा। गल्लू गारा का नाम ही आतंकवाद होता है। तो उन्होंने इसका नाम, उन्होंने बोला कि हम नाम चेंज कर देते, फिर उन्होंने पंजाब 95 कर दिया है। फिर उसके बाद और कट लगे, सेंसर बोला हमें ये पसंद नहीं, ये वर्ड पसंद नहीं, तो फिर उसका नाम पंजाब 95 कर दिया। फिर भी सेंसर ने उसको क्लियर नहीं किया। तो इन्होंने चुपके से कि ये मूवी क्योंकि बहुत कुछ दर्शाती है, सच्ची कहानी है जैसे मैंने बताया, तो उन्होंने इनका नाम चेंज करके उसका सतलुज रख दिया। चूँकि जो आतंकवाद था ना, वो सतलुज दरिया है, 5 दरियाओं से ऊपर बतौर नाम बना हुआ है पंजाब का। पंजाब 5 दरिया हैं। पहला है सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम। अब 3 दरिया जो हैं वो तो पाकिस्तान पंजाब में जा चुके हैं। तो ये जो घटना हुई थी सतलुज के उस पार हुई थी। सतलुज के इसके बाद पंजाब का थोड़ा सा हिस्सा बचता है, लुधियाना वगैरह। सतलुज क्योंकि सतलुज के किनारे ही लुधियाना बसा हुआ है। उसके बाद पंजाब का थोड़ा 50-60 किलोमीटर पंजाब खत्म हो जाता है, दिल्ली का, हरियाणा का एरिया लग जाता है। तो सतलुज इन्होंने रखा भी शायद नहीं पता चले, तो उन्होंने OTT पे कर दिया, क्योंकि OTT पे सेंसर नहीं लगता, वो जरूरी नहीं होता। तो उन्होंने OTT पे जब किया तो कुछ ही दिनों में वायरल हो गया वो, कुछ नहीं मेरे ख्याल 3 दिन शायद 3 दिन वो मूवी चली है। लेकिन आयुषी मैं बताता हूँ, इस एक मूवी के अंदर पंजाब का संताप नहीं दिखाया जा सकता। पंजाब का हमने जितनी बात करी है, शायद आधे घंटे पौने घंटे का ये पॉडकास्ट होगा, ये तो कई महीनों चल सकता है। अगर हम एक एक स्टोरी को लेके चलेंगे तो इसके लिए 100 मूवी भी कम है। एक एक कहानी को पकड़ेंगे, जैसे मैंने बोला कि 1 लाख से ऊपर लोग होंगे उन पर। अभी हाँ, एक बात मैं बताना भूल गया, जो मैंने बोला कि इसके जो गवाह हैं, जो चश्मदीद गवाह हैं खालड़ा के, राजीव सिंह, अब उन्होंने और SGPC ने एक बीड़ा उठाया, बीड़ा वर्ड पंजाबी का है, तो एक मुद्दा उठाया कि जिन लोगों के साथ ये हुआ है, ये उन लोगों के घरों में जा रहे हैं, उन लोगों के घर वालों से एफिडेविट ले रहे हैं, उनकी फैमिली से, जिनके बच्चे आज तक मिले नहीं या मार ही दिए गए ना, मिले ही नहीं, गायब हो गए। ये तो बोलते हैं कि भाग गए, बाहर चले गए। इन्होंने यही कहा कि वो भाग गए, ये विदेश चले गए। लेकिन विदेश में होते तो कभी ना कभी अपने परिवार से तो संपर्क करते, वो यहाँ नहीं आते, वहाँ से संपर्क कर सकते थे। तो ये मैं नहीं मानता कि वो बाहर विदेश में बैठे, जो बैठे हैं वो उनका पता है, जो मार ही दिए गए तो उनका तो कोई वो है ही नहीं। तो इतना बड़ा संताप एक मूवी के अंदर दिखाना लगभग असंभव है, इसके लिए 100 मूवी भी कम है। तो मैं चाहता हूँ, बल्कि मैं नहीं चाहता, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि इस संताप को, अब सरकार का कुछ और मानना, समाज का कुछ और मानना कि अगर ऐसी मूवीज़ बनेंगी लोग भड़केंगे कि ये भी हुआ था। लेकिन ये कुछ छुपा हुआ नहीं है। आज कनाडा चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, ये सब महफिलों में, आप किसी भी गुरुद्वारे में जाओ, ये सब बात होती है। आपको भी पता है कि खालिस्तान के नाम पे वहाँ पे कितने विरोध होते हैं। तो ये छुपाए से छुपेगा नहीं। इनको बैन लगा के उल्टा लोगों को और अग्रेसिव किया है। ये बैन लगना नहीं चाहिए था। लोगों को पता चल जाता, अगर ये कसूरवार नहीं है तो लोगों को पता चलता कि ये कसूरवार नहीं है। कसूरवार मतलब वो लोग थे जो मारे गए। चूंकि मैंने बताया कि दोनों ही तरफ से बहुत कुछ हुआ है, जायज नाजायज। आतंकवाद खत्म करने के लिए जो इन्होंने किया वो भी करना जरूरी था, और जो इन्होंने उसके नाम पे लोगों से पैसा ऐंठा, लोगों को नाजायज लोगों को उठाया, मारा, वो भी बताओ दिखाना बहुत जरूरी था। इसलिए एक मूवी से ये पूरा संताप नहीं देखा जा सकता। बिल्कुल, आपने सर एक बात बिल्कुल अच्छी कही कि इस मूवी को छुपाकर लोगों में जो उत्सुकता बढ़ा दी गई है कि आखिर क्यों छुपाई गई, ऐसी क्या वजह थी, ऐसे क्या राज हैं। और इस मूवी को जब से बैन किया गया तब से और सवाल उठ रहे हैं प्रशासन पर कि आखिरकार वो लोग डर गए हैं कि उनका नाम ना खुल जाए, उनके बारे में ना पता लग जाए। जैसे आप बिल्कुल नहीं जानते थे जी, आप जैसे ऐसे लाखों लोग हैं जो, जैसे मैंने कितने नाम आपको बताया, आपने मेरे को ऑफ द रिकॉर्ड पूछा था सर ये क्या है, तो ये सब लोग एक्सपोज होते हैं, इसलिए डरते हैं
कि माहौल दोबारा खराब ना हो जाए या पुलिस की छवि खराब ना हो जाए। मैं कहता हूँ पुलिस की अच्छी छवि भी दिखानी बहुत जरूरी है, जो पुलिस ने अच्छे काम किए हैं, जो खराब किए हैं वो भी दिखाने जरूरी है। बैलेंस तो बनाना पड़ेगा। अगर आप बोलोगे एक पक्ष दिखाया जाए दूसरा पक्ष नहीं दिखाया जाए तो ये नहीं चलता। मैंने बोला कि आतंकवाद खत्म किया है पुलिस ने, लेकिन उस आतंकवाद को खत्म करने के साथ साथ बहुत सारे नाजायज बच्चे भी मारे गए, वो बहुत गलत हुआ है। तो पंजाब का संताप फिर बोलूंगा कि एक मूवी के अंदर नहीं दिखाया जा सकता। सर एक मेरे जहन में एक सवाल उठता है कि पंजाब ही क्यों? पंजाब ही क्यों? क्योंकि पंजाब जो है ये भारत का ताज है जी, गेटवे ऑफ इंडिया है। क्योंकि यूरोप से या मतलब मुगल काल से, जब से मतलब पहले अंग्रेज भी आए तो उस रास्ते से आए, या आप समुंदर से बोलो आए, तो ज़्यादातर जितने बड़े हमले हुए मुगलों के जो 600-700 साल, उसका पंजाब ही था। पंजाब ने हमेशा संताप बोला है। 1947 का भी झेला है, 1962 कई बार झेली है, 1965 की झेली है, 1971 की झेली है, और 1971 की तो बहुत पॉडकास्ट लंबा हो जाएगा, फिर कभी बात करेंगे इस पर। तो ये पंजाब ने हमेशा झेला है। पंजाब एक रक्षक के तौर पे है, और पंजाब के लोगों का एक मतलब ऐसा माना जाता है जुझारू लोग हैं। और कामगाटा मारू के टाइम जितनी भी लड़ाइयाँ हुई हैं, अंग्रेजों का साथ भी दिया है पंजाब के लोगों ने। उस समय बाहर लेके जाते थे पंजाबियों को, खास करके हुशियारपुर दोआबा वाला जो एरिया, बहुत सारे लोग आज बाहर बैठे हैं। तो पंजाब चूंकि एक जुझारू कौम है पंजाबी, तो इसलिए पंजाब को ही ये संताप झेलना पड़ता है। तो यही है कि पंजाब को भारत से अलग करने की मांग उठती रही है। पाकिस्तान हमेशा इस बात को शायद देता रहा है, क्योंकि जो पंजाब है, पाकिस्तान है, वो आधे से ज्यादा पंजाब है। तो पंजाब ने मतलब बहुत कुछ झेला है, तो इसलिए पंजाब ही आगे आके इन कामों में नाम उसका आता है। बिल्कुल सर, अब पंजाब के लोगों का क्या मानना है? पंजाब के लोग क्या सोचते हैं पंजाब के बारे में? क्या वो जहन से उतर चुकी हैं बातें? नहीं उतरी। ये बात अगर उतरी होती तो आज ये मूवी का विरोध नहीं होता। क्योंकि जहन में कभी भी जिन लोगों के बच्चे गए हैं, जिन लोगों किसी का पति, किसका भाई, किसी का बहन, मतलब ये नहीं कि खाली आदमी ही मरे हैं, लेडीज भी मरी हैं, औरतों के ऊपर भी जुल्म हुए हैं बहुत सारा। तो ये कभी भी मेरा ख्याल कि पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बात चलती रहेगी, तो ये जहन से निकल नहीं सकती। लेकिन पंजाब के जो असली पंजाब के लोग हैं, जो पंजाब के बाहर नहीं पंजाब के अंदर बैठे, वो चाहते हैं कि पंजाब में शांति हो, स्थिर सरकार आए। लोग पंजाब को रंगला पंजाब बोलते हैं जी। और आपने ये सुना होगा, एक वर्ड है पंजाबियां दी शान वखरी। ये कहीं किसी और के लिए नहीं बोला गया, सिर्फ आप बोलोगे हरियाणवी की शान वखरी, सॉरी टू से सारे ही भारत के ही हिस्सा है, लेकिन एक पंजाबी के लिए एक शब्द बोला जाता है कि पंजाबियां दी शान वखरी। वो पंजाब अपनी शान वापस चाहता है। पंजाब को रंगला पंजाब, गिद्दा, भांगड़ा, ये सब चाहता है। वो लोगों का छिन गया है, कल्चर ही खत्म हो गया है। तो ये है। तो ये थी पंजाब के उस दौर से जुड़ी कुछ ऐसी अनकही और अनसुनी कहानियां जिन्हें हमारे साथ साझा किया फोर्थ पॉइंट न्यूज़ के मुख्य संपादक श्री दीपक मैनी जी ने। सर, आपने अपने अनुभव और यादों के जरिए इतिहास के उन पन्नों को हमारे सामने रखा जो कहीं ना कहीं हमसे छिपे हुए थे, दबा दिए गए थे, जिनके बारे में बहुत कम लोगों ने सुना है। इसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। और अगर आपको यह बातचीत महत्वपूर्ण लगी हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, पंजाबियों तक पहुंचाइए, और ऐसे ही तथ्यपरक और बेबाक पॉडकास्ट देखने के लिए फोर्थ पॉइंट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।